सो हेलो जी, वेलकम बैक टू यूनिकिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका हिमांशु भैया लेके आ चुका हूँ एक और अमेजिंग लेक्चर रिवीजन सीरीज का डे 3। और डे 3 के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं सबसे ज्यादा डरावना चैप्टर कहें या सबसे ज्यादा डरावनी चीज जिसको बोर्ड स्टूडेंट ने एकदम जकड़ के रख रखा है कि भैया समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप प्लस हेल्प कर दीजिए हमारी कि क्या कुछ करें ताकि हम इस सब्जेक्ट में पास हो सकें। तो मुझे तो ये सब्जेक्ट बड़ा प्यार मेरा प्यार है इसमें। तो पता नहीं काहे इस इतना डर लगता है आप सभी को। मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स की। फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक की आज हम बात करेंगे। और भैया जी आप है ना ये लेक्चर हमेशा इंग्लिश मीडियम में ही रिकॉर्ड करते हो, हिंदी मीडियम वालों का तो कोई फायदा ही नहीं है। हम तो इंग्लिश मीडियम वाले रहे ही नहीं है, हम तो हिंदी मीडियम के हैं। अब हमारी क्या गलती है? अरे बड़े इमोशनल मैसेज करते हो यार तुम। डर लगता है कभी कभी तो हमारे को कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, आज का मैंने थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर टॉपिक्स को हिंदी में लिखे हैं। और कई चीजों को जो तुम्हें लगती है कि हिंदी में, जो मुझे लगता है कि जो चीज हिंदी में होनी चाहिए वो मैंने हिंदी में कर दी है। और जो चीज मेरे को लगी इंग्लिश में मैं बोल सकता हूँ और जिससे मैं कंफर्टेबल हूँ, जिसमें मैं समझाने में बढ़िया हूँ, मैंने उस चीज को इंग्लिश में रखा है। आप सभी के लिए सारी चीजें देखो भाई बेस्ट है। बस आपका बेस्ट यही होगा कि आप है ना लेक्चर देखो, साथ साथ पढ़ाई करो, बस और कुछ नहीं चाहिए भाई हमें। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं बिना किसी परेशानी के। इलेक्ट्रोस्टैटिक मोस्ट डेंजर चैप्टर ऑफ बोर। बहुत से स्टूडेंट से सुना है इस बारे में कि मोस्ट डेंजर चैप्टर है भाई ये। डर लगता है हमें, डर लगता है। आज इस डर को एकदम ना भगाएंगे भाई, बुरी तरीके से पकड़ पकड़ के भगाएंगे कि भाई का होए। और मैंने टेलीग्राम पे फोटो शेयर की थी कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक में बड़ा डर लगता है, हमें भी देखें। तो भैया कुछ स्टूडेंट बोलते हैं लगता है भैया को अपने पुराने नोट्स मिल गए हैं। जी हाँ, सही कहा आपने। शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। अब इतना तो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को इलेक्ट्रोस्टैटिक ही बोलते हैं, ये तो हिंदी में भी सेम ही है। ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है कि अपन स्टडी करते हैं चार्ज की जो कि रेस्ट पे होता है, उस स्टडी को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। अरे भैया ये चार्ज क्या होता है? पहले तो एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन देख लेते हैं, छोटी सी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इट इज अ स्टडी, मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, इट इज अ स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। एट रेस्ट यह एक पढ़ाई है, पढ़ाई है। जब चार्ज रेस्ट, जब चार्ज रुका हुआ हो तो। तब एक बात, मैं ना थोड़ी सी आज हिंदी ट्राई कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी हिंदी का मजाक उड़ाओगे। हिंदी मेरी कमजोर है, मात्राएं मेरी भी गंदी थी, गलत थी, सॉरी। तो भैया आपने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक स्टडी है चार्ज का। अब इसमें आपने एक टर्म बताई कि भैया चार्ज क्या होता है। ठीक है ना? अब चार्ज के ऊपर बात करते हैं कि भैया चार्ज का क्या है मतलब है। तो चार्ज से अपन देखते हैं भाई चार्ज होता क्या है। और उसके बाद में चार्ज के भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चार्ज चार्ज ही होता है भाई, इतना ये मैंने पढ़ के आया हूँ। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसकी? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि बताती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? चार्ज एक मैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो कि अपने को ये बताती है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है ना? अब इसके अंदर भी अपन तीन चीजों के ऊपर देख सकते हैं कि भाई साहब चार्ज जब रुका हुआ हो, चार्ज जब चल रहा हो और चार्ज जब स्थिर हो। ठीक है ना? ये मतलब कांस्टेंट हो, एक स्पीड पे चल रहा हो, तब क्या कुछ सिनेरियो चलते हैं और चार्ज की क्या कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। चार्ज इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, it is a fundamental property of a matter which tells us about
टेल्स अस अबाउट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टेल्स अस अबाउट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड चार्ज। अब इस डेफिनेशन को मैं, अगर मैंने आपको देखो, हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट है अगर वो देख रहे हैं तो ये देखो, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। इतना याद रखना है, चार्ज एक किसी भी चीज की एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें बताती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है ना। इससे ज्यादा देखो हिंदी में को आती नहीं है, तो मैं देखो ज्यादा बेफालतू अपने ऊपर फोर्स नहीं करूंगा। अब चार्ज के तीन टाइप होते हैं। चार्ज, जब मैं बताता हूँ चार्ज किस तरीके से वर्क करता है वो बता रहा हूँ मैं। चार्ज, एक तो चार्ज व्हेन चार्ज इज एट एट रेस्ट, ठीक है। चार्ज जब मोशन में है तब क्या काम करता है वो, और चार्ज जब कांस्टेंट है तब क्या करता है, ठीक है ना। तो ये चीजें देखो आपके कई टीचरों ने नहीं बताई होगी, पर मैं बता देता हूँ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी। जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, जो कि अपन इसकी पढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है ना। और जब चार्ज मोशन में होगा, चार्ज जब मोशन में होगा तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बताएगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड। और जब चार्ज कांस्टेंट है, मतलब उसकी जो स्पीड स्पीड है ना वो कांस्टेंट है, मतलब सेम है, तब वो रेडियो एक्टिव एनर्जी को डिस्प्ले करेगा, प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव एनर्जी, ठीक है ना, प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव एनर्जी। अब चार्ज की दो चीजें और देख लो, कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, वो तो आपको भी पता है भाई, इतना तो बेसिक आपको भी पता है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, भाई पॉजिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक चार्ज, सकारात्मक चार्ज ही होता होगा, है ना, सकारात्मक चार्ज। और एक होता है नेगेटिव चार्ज, जिसको अपन नकारात्मक चार्ज बोलते हैं। अब ये हंसने की चीज नहीं है, मेरे को नहीं आता तो इसमें मेरी गलती है क्या, है ना। सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव अपने को इतना पता है, पॉजिटिव पॉजिटिव जो सेम सेम चार्ज होते हैं ना, वो रिपेल करते हैं, मतलब दूर भागते हैं। और इतना पता है अपने को, पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने को अट्रैक्ट करते हैं एक साथ, ठीक है ना। इतनी बातें आपको सभी को पता हैं, आपको इसमें से कोई आपको डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक सभी को सारी बातें क्लियर है। अब आप में इसमें है ना, चार्ज की जब प्रॉपर्टीज अपन देखते हैं ना, तो इसमें प्रॉपर्टीज में बहुत कुछ आपकी एनसीईआरटीज में लिखी हुई है ना। बट मैं दो ऐसी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करूंगा जो कि आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको हिंदी में बोलते हैं आवेश का मात्राकरण। और दूसरी, कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज, जो कि होती है आवेश का संरक्षण, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। भाई हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। आवेश का मात्राकरण, अब ये क्या कहता है, देखो आवेश का मात्राकरण का ये सिंपल सा मतलब है कि जो चार्ज है ना उसका एक फॉर्मूला दिया जाता है, जैसे कि Q इक्वल टू एन ई। देखो मैं एक बार समझा देता हूँ। और ये एन ई है ना, इसमें एन जो है प्लस माइनस है, ठीक है ना, इतना याद रखना। Q इक्वल टू एन ई, ये एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेश का मात्राकरण रहेगा, जिसको अपन अपन जो चार्ज है उसको ऐसे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है ना। अब जो यहाँ एन है ना, वो कभी भी 1 2 3 4 ये हो सकता है, बट कभी भी ये नहीं हो सकता 1.5 2.5 3.5, ऐसे नहीं हो सकता। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया होगा। दूसरा, कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज, अब इसको मेरे हिसाब से बहुत से स्टूडेंट अच्छे से पढ़ के आ चुके होंगे।
कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज, जिसको अपन कहते हैं आवेश का आवेश का समी संरक्षण, डीए बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है कि टोटल चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर आइसोलेटेड रहेगा, टोटल चार्ज विल बी आइसोलेटेड। मतलब आइसोलेटेड का मतलब है सेम रहेगा, है ना। सेम सेम रहेगा, इसका मतलब क्या है? जो कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज को ये बोलते हैं, एक और डेफिनेशन है कि चार्ज विल नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये एक स्टेटमेंट थी न्यूटन की। तो टोटल चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना। और इसकी एसआई यूनिट हमेशा याद रखना, एसआई यूनिट इसकी हमेशा याद रखना जो होती है वो कुलम्ब होती है। क्या होती है? कुलम्ब होती है। अब कुलम्ब को हिंदी में भी लिखते हैं भाई, सेम ही लिखते हैं, ठीक है ना। और एक याद रखना, जो एक कुलम्ब होता है ना, वो 3 × 10⁹ ESU होता है। अब ESU क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, ठीक है ना। ये बात याद रखना। अब यहां तक अपन ने सारी चीजें देख ली कि क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता है, अपन ने देख लिया। बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट आई जिसको स्टूडेंट को, अगर मैं होता तो ऑब्वियसली मैं मेरी तारीफ करूंगा। अगर मैं होता तो यहाँ पे डाउट उठाता कि भैया ये कुलम्ब क्या होता है ना, है ना। अरे भाई मैं अपने आप को क्यों नीचे नहीं दिखाऊंगा, मैं हीरो हूँ तुम्हारी नजर के लिए। बट कोई बात नहीं, तुमने नहीं उठाया, मैंने उठा लिया। कुलम्ब की बात करते हैं। यहां से स्टेटमेंट होता है कुलम्ब लॉ के बारे में। अब कुलम्ब लॉ क्या कहता है वो समझ लो। ये अपने को ये बताता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन के बारे में, कि दो जब चार्ज एक स्टेशनरी, मतलब दो चार्ज जब रुके हुए होंगे ना, उनके बीच में क्या कुछ फोर्स लग रहा होगा, क्या कुछ अट्रैक्शन लग रहा होगा ना, उसके बारे में अपना को कुलम्ब का लॉ या कुलम्ब का नियम हमें बताता है। तो क्या बोलता है, वापस बोलो। कुलम्ब का लॉ ये या कुलम्ब का नियम हमें ये बताता है कि जब दो चार्ज रुके हुए होंगे, तो वो एक दूसरे पे क्या अट्रैक्शन और क्या रिपल्शन लगा रहे होंगे। अट्रैक्शन का मतलब पास की तरफ, रिपल्शन की तरफ दूर की तरफ, ठीक है ना। अब पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट रिपेल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक डेरिवेशन होता है, ठीक है ना, वो भी अपन देखेंगे। तो पहले अपन दो तीन चीजें ये देख लेते हैं। कूलम्ब लॉ स्टेट क्या करता है? इट स्टेट्स दैट इट स्टेट दैट व्हेन टू चार्ज टू और मोर चार्ज आर एट स्टेशनरी, then the force of attraction, the force of attraction and repulsion between them will be known as कूलम्ब लॉ। और इसको ही अपन क्या बोलते हैं? कूलम्ब के नियम। हिंदी में बता देता हूं, लिख लेना जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं। कूलम्ब का नियम हमें यह बताता है कि जब कोई दो चार्ज रुके हुए होंगे, तो उन दोनों के बीच में क्या कुछ अट्रैक्शन और क्या कुछ रिपल्शन लग रहा होगा, उस नियम को हम कूलम्ब का नियम बोलते हैं। अब कूलम्ब जो लॉ होता है, उसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, F = K Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना। अब मैं इसकी डेरिवेशन भी बता देता हूँ, क्या कुछ कैसे इसकी डेरिवेशन होती है, पहले तो वो समझ लो, क्योंकि तुम लोग में से बहुत स्टूडेंट है बोलते रहते भैया डर लगता है, डेरिवेशन क्या होगा। देखो भाई, दो चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है ना। अब उसमें यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी होगा। अब कूलम्ब अपने को ये बोलता है कि जो भी दो चार्ज होंगे, वो जो है फोर्स के प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब जो फोर्स हैं वही दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। तो F =Q1 × Q2 मैं लिख सकता हूं। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं आएगी। और कूलम्ब हमें यह भी बताता है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों की डिस्टेंस का। मतलब कि ये जो डिस्टेंस होगी उसका जो है प्रोपोर्शनल का होल स्क्वायर ये होगा इसका, ठीक है ना।
तो मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स में से ये क्या लिख सकता हूँ, एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 पहली स्टेटमेंट, और एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। यहां तक किसी हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो ये आएगा एफ इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। और यहाँ पे जो K है, ये अपना K है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात हमेशा याद रखना। तो कूलम हमें ये समझाता है कि जब दो चार्ज स्टेशनरी या रुके हुए होंगे तो उन दोनों के बीच में क्या कुछ फोर्स लगेगा, ये हमें बताता है। प्लस कूलम ये भी बताता है कि जो दोनों चार्ज हैं वो फोर्स के जो है प्रोपोर्शनल होंगे। दूसरा, जो उन दोनों की डिस्टेंस है उसका होल स्क्वायर इसका रहेगा, फोर्स के प्रोपोर्शनल होंगे। ये दोनों चीज जो है वो बताता है। यहां तक मेरे हिसाब से कूलम का नियम आप सभी को समझ में आ गया होगा। पर यहां पे ही कहानी खत्म नहीं होती, यहां पे ही कहानी खत्म नहीं होती भैया। जो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R, मतलब सॉरी 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 सॉरी, मैं प्रोपोर्शनल क्यों लिख रहा हूँ, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², ये जो स्टेटमेंट आई है ना, ये हमेशा के लिए वैलिड नहीं है। ये जब भी वैलिड है जबकि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल हैं वो एक वैक्यूम के अंदर पड़े हैं। अब वैक्यूम से हिंदी का क्या मतलब है कि एक ऐसी जगह जहां पे ना तो हवा आ सकती है ना कुछ, कोई कुछ भी नहीं हो सकता वहां पे चार्ज पार्टिकल जब वैक्यूम में है। ठीक है ना, अगर चार्ज पार्टिकल अगर वो वैक्यूम में नहीं होके कहीं पानी में है या कहीं हवा में है, तो ये जो वैल्यू है वो वेरी करेगी, मतलब चेंज होगी। यहां तक मेरे हिसाब से सभी को बातें समझ में आ गई होगी। जल्दी से अगर किसी सभी को समझ में आ रही है तो जल्दी से दिल बरसा के भेज दो भाई साहब कि भैया आ गया, मजा आया। क्या आया? मजा आया। अब यहां तक ही थी ना, तो बट कुलम के लॉ के आपके जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी में आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी जिसमें से मैंने ये चीजें बता दी। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको जो उसके प्रॉपर्टीज ऑफ कुलम चार्ज है वो आपको खुद को पढ़नी है एनसीईआरटी से, मैं पहले ही बता देता हूँ। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज में बता देता हूँ कि एनसीईआरटी में एक और चीज है जो कि है लिमिटेशन ऑफ चार्ज, लिमिटेशन ऑफ कुलम लॉ, सॉरी। अब इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं ये भी बता देता हूँ कि भाई कूलम्ब के नियम के कुछ रोकाव कह सकते हैं या कुछ प्रिवेंशन, क्या बोलते हैं हिंदी में वो मुझे याद नहीं है। तो वो ये होता है, तो इससे ये बोलता है कि चार्ज जो है वो हमेशा चार्ज इज मस्ट ऑन रेस्ट। इसका हिंदी में क्या मतलब है कि चार्ज जो है हमेशा रुका हुआ होना चाहिए। दूसरी पॉइंट की बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड है, वो हमेशा जो पॉइंट चार्ज के लिए होगी। अरे सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज मस्ट ऑन पॉइंट चार्ज। यहां तक बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट है जो सेपरेशन बिटवीन, तो जो चार्जेस है ना, सेपरेशन बिटवीन चार्ज मस्ट ग्रेटर देन साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब इसका क्या मतलब है कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है ना, जो कि अपने को बताता है कितना 10⁻⁻15, इससे जो है बड़ा ही होना चाहिए डिस्टेंस जो दोनों जो चार्जेस है उन दोनों के बीच में। तो ये जो है कुलम्ब के लिमिटेशन है जो आपको याद रखने हैं। बट इसके साथ ही इसने दो चीज और बताई थी जिसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इससे क्या मतलब है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट अभी तक देख रहे हैं, मेक श्योर अब अपने जो दीदे हैं वो आंखों पे टिका लो और अपनी जो है कॉपी पेन लेके बैठे हो। अगर नहीं बैठे हो तो क्यों नहीं बैठे हो, शर्म नहीं आती क्या? भैया जी आपको दौरे आ जाते हैं क्या बीच बीच में? अच्छा, मतलब तू मेरे को ये बोलेगा कि मेरे को दौरे आ रहे हैं? अरे नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था। आप तो ये बोल रहे हो
कि अरे देखो पकड़ लिया मास्टर को पकड़ लिया हमने, ये हिंदी में नहीं लिख रहा। अच्छा चलो, अध्यारोपण का सिद्धांत। देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ी मेरे को ये याद करने में। सिद्धांत कैसे लिखते हैं सिद्धांत? अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इससे क्या कहता है भाई देख लो। अगर ओके, पेन चेंज करेंगे। अच्छा वाला पेन कौन सा ले? अच्छा बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? क्या हुआ, ग्रीन है? ब्लू है? चलो ग्रीन लूंगा अब तो मैं। हाँ, ये क्या कुछ कहता है, अगर, हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश वाले भी इसमें ही समझना। अगर दो या दो से ज्यादा, अगर दो या दो से ज्यादा चार्ज हैं तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगी ऑन एनी चार्ज, वो उनका सम होगा। क्या बोल दिया? आजकल पता ही नहीं क्या बोल के चले जाते हैं, समझ में ही नहीं आता। चलो ठीक, आओ। ये कहना क्या चाहता है कि अगर ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, यहाँ पे F1, F2, F3, F4, F5, अगर ये ऐसे चार्जेस हैं, तो अगर मेरे को इनका F नेट निकालना हुआ तो इनका जो वेक्टर सम होगा वो इसका प्रोडक्ट होगा। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, ये इसका आंसर होगा। मतलब जो नेट चार्ज जो होगा इनका वेक्टर सम होगा। ठीक है, वेक्टर सम होगा। दूसरा पॉइंट ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहां तक मेरे हिसाब से सभी को बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना? अब एक चीज याद रखना, इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके हर बार, जैसे कि एक स्क्वायर दे दिया जाएगा और उसके ऊपर बहुत से मल्टीपल इलेक्ट्रिकल फील्ड दे दी जाएंगी, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज दे दिए जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एक बॉक्स है, मतलब स्क्वायर ही है। ये 0,0 पे, और ये है 2,0 पे, ये है 2,2 पे, और ये है 0,2 पे। ठीक है ना? ऐसी एक डिस्टेंस के ऊपर ये लाई कर रहे हैं। ठीक है ना? पहला समझने का कोशिश करना। दूसरा, ये जो चार्ज है इसके +2 माइक्रोकुलम, इसका है -2 माइक्रोकुलम, इसका है +माइक्रोकुलम, और इसका है -2 माइक्रोकुलम। अगर मैं इसे बोलूं ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, और Q4 चार्ज है। अब मैं इसे पूछ लेता हूँ कि मेरे को बताओ कि Q2 जो चार्ज है उस पे कितना चार्ज लग रहा है, उसका सम बताओ। जो चार्ज है वो कितना लग रहा है, मुझे बताओ कि कितना चार्ज लग रहा है। ठीक है ना? अब मैं इसको कैसे निकालने बैठूंगा, वो समझने की कोशिश करना। जो कॉन्सेप्ट है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, जैसे कि ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब इसको कुछ नहीं करना। जैसे अगर मेरे को इस पॉइंट पे पूछा गया है, तो मैं इसमें ये देखूंगा कि इस पे कौन कौन से चार्ज लग सकते हैं जिसके बीच में अट्रैक्शन है। तो मेरे को इतना ध्यान आएगा कि एक ये चार्ज लग सकता है, एक ये चार्ज लग सकता है, और एक ये चार्ज लग सकता है। कैसे लग सकता है भैया? देखो, एक तो ये चार्ज लग सकता है क्योंकि ये यहाँ पे डिस्टेंस पे है, इतना बात याद रखना। दूसरा, ये चार्ज लग सकता है, क्यों लग सकता है? क्योंकि ये भी इतनी दूरी पे बैठा है। ये वाला चार्ज नहीं लग सकता, ये वाला चार्ज लग सकता है क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस पे बैठे हैं। ठीक है? तो अगर ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये क्या डिस्टेंस होगी? √2a होगी। ये बात इतनी याद रखना। आज के कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है? अब उसके बाद में, जैसे कि ये पॉइंट है यहाँ पे 2 माइक्रोकुलम, ये 0,0, 2,0, ये याद है। ठीक है ना? यहाँ तक है। अब मेरे को ये पूछा गया है कि Q2 पे चार्ज बताओ, तो मैं पहले ही देखूंगा कि एक Q1 चार्ज लगेगा, तो Q1 वाला चार्ज लगेगा। दूसरा चार्ज जो लगेगा वो Q3 का लगेगा, वो जो मैं Q3 का लगा लूंगा। ठीक है? दूसरा जो चार्ज, जो तीसरा जो चार्ज लगेगा वो मेरा लगेगा Q4 का, तो मैं Q4 का जो चार्ज है वो लगेगा। तो यहां तक मेरे को इतना पता चला कि Q1, Q3, Q4 के बीच में चार्ज लगेगा। अब भैया, आपने तो इतना बता दिया, वो तो सही है, चलो ठीक है, मान लिया। बट ये चार्ज का कैसे वर्क करेंगे वो भी बता दो एक बार। तो देखो, Q1 जो चार्ज है, Q1 जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट होगा? अपन ने अभी पढ़ा है कूलम्ब लॉ, K Q1 Q2/r²। तो इसमें देखो, आर कितना है, डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे दो डिस्टेंस है। ठीक है ना? 0,2 और 0,2,0, तो दो डिस्टेंस है। तो अपने को इतना तो पता चल गया कि एक तो डिस्टेंस, एक तो अपना निकलेगा K Q1, जो कि K Q1 होगा अपना Q, और Q2 हो गया
अपॉन r स्क्वायर, और Q1 की वैल्यू अपने को दे रखी है, एक तो हो गया 2 और एक हो गया -2। अभी के लिए ये याद रखना, और 4 इसका आंसर। तो एक तो ये पहला ये हो गया। दूसरा अपना आएगा KQ1 Q3 वाला, सॉरी KQ2 Q3 वाला। देखो यहाँ पे अभी देखो KQ1 वाला अपन ने देख लिया, ठीक है ना। अब KQ3 वाला आएगा जो कि नीचे की तरफ है, ठीक है ना। अब Q3 वाला देखो, KQ2 Q3 अपन आर स्क्वायर। फिर तीसरा अपना होगा क्या आंसर, KQ2 Q4 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे करके इन तीनों को चार्ज निकालेंगे और उनका एफ नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 निकाल के इसका आंसर हो जाएगा। आपके जितने भी बोर्ड्स के स्टूडेंट देख रहे हैं ना, सभी के बोर्ड्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार आता है, और हर बार स्टूडेंट जो है ये सोच के चलता है कि मैं छोड़ दूंगा, बट इतना इजी क्वेश्चन है जो कि मत छोड़ना आइंदा बाद में। मेरे हिसाब से आपको अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए वो सारे समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में अपन चलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर, कि भैया इलेक्ट्रिकल फील्ड होती क्या है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल फील्ड को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। देखो मेरे को इतना ही है, मैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको, आप लोगों ने बचपन में कभी ऐसा किया होगा कि अपन ने ना एक स्केल लेते थे, अपन स्केल को ऐसे बालों में रब करते थे। हमारे टाइम पे तो होता था भाई, तुम्हारे टाइम पे होता है नहीं होता पता नहीं, तुम अमीर हो गए जो भी है। एक स्केल होती है, स्केल के अपन ऐसे रब करते थे, और उसके ऐसे जो कागज के टुकड़े थे उनको ऐसे नीचे रखते थे, तो वो ऐसे जब करते थे तो वो अट्रैक्ट होते थे, है ना। उस अट्रैक्शन को क्या कभी देखा है, कभी सोचा है? उसी को फिजिक्स बोलते हैं। जब कोई चीज अपने को समझ में ना आए ना, जब भी पानी कैसे निकल रहा है ऊपर से, सेव कैसे हो रहा है, ग्रेविटेशन, ऐसी जो चीजें होती है ना, उसी को नाम फिजिक्स होता है भाई। तो भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड वही होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड को कहते हैं अपन है, जब भी कोई ऐसी स्पेस, जब भी कोई एक ऐसी स्पेस जहां पे जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, जो चार्ज पार्टिकल है वो एक फोर्स को फील करे, ठीक है ना, एक फोर्स को फील करे, उसे अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा क्षेत्र जहां पे कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई तरीके का फोर्स मिले उसे, ऐसा वो हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है ना। भाई लगातार 2-3 घंटे तक क्लास लेने पे गले की ऐसी हो जाती है, और हाँ, जो भी टीचर होता है ना भाई, मैं तो भाई प्रोसेस में हूँ, बट जो कि बड़े बड़े टीचर होते हैं ना भाई, उनके लिए सैल्यूट है, जो कि 10-10 7-7 घंटे क्लास ले लेते हैं भाई। मेरे से तो बहुत, मैं तो सोच के भी लगता है भाई, मेरे को तो 2 घंटे का भी ऐसे सोचता हूँ ना तो बहुत ऐसा लगता है कि यार हो पाएगा ही नहीं हो पाएगा। पहले तो खुद पे डाउट होता है कि अपन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट क्या होता है, अब तो धीरे धीरे मेरे को आदत लग रही है कि अब जो अब है अपन कर पाएंगे, बट पहले एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि नहीं यार हो नहीं पाएगा, ठीक है। अब हम्म, चलो, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड एक ऐसा क्षेत्र कहे, या एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक ऐसा स्पेस जहां पे किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक फोर्स फील हो, उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। आपको इतनी सारी चीजें पता चल गया होगा। अब इसका एक फॉर्मूला अपने को याद रखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है ना, वो अपने को बताते हैं कि KQ/r²। बट इसका जो फॉर्मूला है वो कोई बताता नहीं, मैं बता देता हूँ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अपने को जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है E = F/Q0। जो Q0 होता है ना, वो बहुत एक छोटे चार्ज के लिए होता है। और अपने को इतना पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड F होता है ना, वो अपने को फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो होता है KQ1 Q2/r²। इतना भी अपने को पता है। तो F KQ Q0/r² इंटू 1/Q0। तो मेरे हिसाब से Q0 से Q0 कट जाता है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बीच का ये फॉर्मूला होता है KQ/r²। और एक बात याद रखना, जो यहाँ पे ये जो Q0 है, इज वेरी स्मॉल चार्ज है, ठीक है ना, इज वेरी स्मॉल चार्ज, इतना याद रखना।
ठीक है, ये बात यहाँ तक सारी समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर ये इतना बोल दिया ना, अब इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपन वो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लस प्रॉपर्टीज भी देखनी है इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड की क्या कुछ होती है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है, इसकी इसका पहले तो फॉर्मूला देखो भाई, इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला अपन ने देख लिया, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद में जो इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना, न्यूटन पर कूलम, और एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। इतना यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है ना। अब उसके बाद में भैया यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड के बाद में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है बोर्ड के रिलेटेड, उसमें आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आओ समझते हैं। देखो, और इसका भाई हिंदी में भी याद रख लेना, विद्युत इतना बड़ा बड़ा क्यों लिख रहा हूँ मैं आज, वैद्युत द्युत वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब अगर किसी है ना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ने कमेंट करा है ना कि भैया आप तो हिंदी मीडियम के लिए कुछ लेके ही नहीं आते, तब मत बोलना मेरे लिए गलती से भी, इतनी मेहनत मैंने कभी नहीं करी हिंदी मीडियम के लिए, मतलब मुझे नहीं आती फिर भी मैं सीखना पड़ रहा है मुझे, और मैं बोलने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है ना, इमेजिनरी लाइंस होती है। अब क्या होती है इमेजिनरी लाइंस, अगर देखो कभी भी तुमने मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो तुमने एक चीज देखी होगी कि मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे 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 वो अपने को एक डायग्राम होता है, जैसे ये वाला है ना, ये ऐसे कोई भी ऐसे है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे 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 जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती है। दिखती ये भी नहीं है, इमेजिनरी लाइंस है कि हाँ भाई कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होगी वो ऐसी होंगी, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिकल फील्ड एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है, जो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है, ठीक है। यहां तक बारी बातें अपने को कंफर्म्ड हो चुकी है। अब अपन है ना इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाई, अपन ने देख लिया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड होती क्या है, अपन ने देख लिया कुलम्स लॉ क्या होता है, पॉइंट चार्ज के बीच में ये क्या होता है। बट आपने कभी ये चीज सोची है कि अपन ने यहां तक सारी चीजें देखी, इसमें कुछ ना कुछ चीजें हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। मैं उन सभी चीजों को क्या है छोटा करके लेके आया हूं, ताकि आपको क्या है सारी चीजें शॉर्टली पता चल जाए कि हाँ भाई क्या कुछ चीजें हैं, कैसे कुछ चीजें हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखना। अब जो है अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के ऊपर है ना कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें याद होनी चाहिए। मैं इसको लेके आ चुका हूं क्योंकि मेरे को लिखने का टाइम नहीं लग रहा था, ठीक है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव से जाएगी और नेगेटिव पे खत्म होगी, ये बात याद रखना। इन केस ऑफ सिंगल चार्ज द लाइन आइदर ओरिजिनेट और टर्मिनेट। एक तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की ये प्रॉपर्टीज हैं, ये याद रखना। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। चौथी परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी, मतलब कि ऐसे अगर कोई भी ऐसे रहेगा ना तो ये जो है परपेंडिकुलर टू सरफेस रहेगी। चौथा कंटिन्यूअस नेचर रहेगा। छठा इसका जो है कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती है, नो क्लोज लूप, ठीक है ना। ये पांच छह प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि तुम लोग जब पीडीएफ में से देखो तो ये चीजें ढंग से देख पाओ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं इनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल की तरफ, ठीक है ना। अभी तक अपन ने देखा कितनी सारी चीजें देख ली अपन ने। अब अब अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल को हिंदी में बोलते हैं विद्युत द्रिव, विद्युत ध्रुव, ठीक है ना। मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, मैं मेरी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। हाँ, हिंदी, अरे भैया माइक कौन था।
कोई बात नहीं। आओ। कभी कभी है ना गला दुखने लग जाता है। पर क्या है, एक ऐसा टाइम आता है जब ये मतलब जब मैं शूट करता हूँ ना, जब 4 बजे के आसपास शूट करता हूँ तो बड़ा मजा आता है यार, एक एनर्जी सी फील होती है। पता नहीं क्या है। तुम दुआएं करते हो क्या, या तुम ऐसे करते हो कि अरे यार शिट, इसका एक और लेक्चर आ गया। कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम आने दो फिर मैं भी बताऊंगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, पहले तो ये समझने की कोशिश करना। दो, जब सिस्टम ऑफ चार्ज होता है जो कि दो, जब चार्ज होंगे ना इक्वल मैग्नीट्यूड के, जब माइनस क्यू और प्लस क्यू कहते हैं, जब कोई दो चार्ज एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस पे रखे होते हैं ना, तो उसके ऊपर जो रखे रहते हैं ना, उसके ऊपर जो डाइपोल लगता है ना, उसे अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोला भैया, आओ मैं पहले तो समझ जाता हूँ। देखो, दो ऐसे पॉइंट चार्जेस हैं जो कि जिनके इक्वल मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड से मतलब है अगर Q1 है तो ये Q2, ये इक्वल मैग्नीट्यूड के। तो अगर यहाँ पे जो है माइनस क्यू है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब है ये प्लस क्यू होना चाहिए। एक डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए होंगे, ठीक है, एक डिस्टेंस के ऊपर रखे हो जाएंगे, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डाइपोल बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए इंटू डिस्टेंस आर, ठीक है ना। P इक्वल टू क्यू आर जो कि डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब इनको डेफिनेशन क्या होती है वो भी देख लो। विद्युत द्रव्य की डेफिनेशन क्या होती है, कि सिस्टम ऑफ टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, सिस्टम ऑफ टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन। इसका अच्छा मैं मैग्नीट्यूड के बाद में लिख देता हूं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। अपोजिट साइन, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन, एक डिस्टेंस पे, मतलब सिस्टम ऑफ टू इक्वल चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्रेजेंट एट, आर लोकेटेड, आर लिखते हैं, हिंदी इंग्लिश अच्छी होगी, आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस, देन इट कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब इसका क्या मतलब है, हिंदी में भी बोल देता हूं। दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के या सेम सेम नेचर के आर, जब एक दूरी पे रखी जाएं, तब उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। अब इसकी जो है भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूले हैं, दो इसके फॉर्मूले हैं। पहला, इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू, इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू, एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अपना जब पॉइंट चार्ज पे रखा होगा जिसका फॉर्मूला होता है 2 KQ, 2 KP/R क्यू। अब इसका जो है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बट इसकी डेरिवेशन के ऊपर चलेंगे कि पॉइंट चार्जेस के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू, ठीक है ना। आओ इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। पहले तो डिराइव करते हैं, आ जाओ। डेरिवेशन से बड़ा डर लगता है तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। एक सेकंड रुकना।
तो इसकी तो इसकी दो डेरिवेशंस है। एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि क्या नाम है, एक्सियल लाइंस पे होगा, और दूसरा जो है इक्विटोरियल लाइन पे, जो इक्विटोरियल पोल पे जो कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल लगता है, उसके बारे में दो डेरिवेशन है। पहली अपन डिराइव करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है 2 kp/r³। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी डेरिवेशन करवा रहा हूँ, याद रख लेना कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सिंपली बता रहा हूँ अभी, तो प्लीज, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मस्ती भी नहीं कर रहा मैं। एक वो एक्सियल लाइन पे, सॉरी, एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू एक्सियल लाइन। ठीक है। अब क्या होता है डेरिवेशन, इसके पीछे डेरिवेशन देख लो कि भाई डेरिवेशन कैसे वर्क करता है। उसके बाद में अपन चलेंगे दूसरी इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है। सबसे पहले ये दो चार्जेस हैं, ठीक है ना, एक तो प्लस क्यू और एक यहाँ पे है माइनस क्यू। ठीक है ना, एक है प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू लगते हैं। आ जाओ, दो चार्जेस हैं, एक तो माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बता देना। ठीक है, एक माइनस क्यू, एक माइनस। अब जब भी इलेक्ट्रिकल डाइपोल ड्यू टू एक्सियल लाइन है, तो इसका मतलब है एक सीधी लाइन के ऊपर अपने को डाइपोल निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, यहां पे एक पॉइंट चार्ज मान लेंगे जो कि है पी। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ, एक पॉइंट चार्ज मान लेंगे जो कि है यहाँ पे पी। ठीक है। अब और इसकी जो डिस्टेंस है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो है ए। ठीक है। और जो प्लस क्यू और इसकी जो डिस्टेंस है वो है अपनी आर। ठीक है ना, इतनी बात यहां तक आ गई होगी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। और मेरे हिसाब से अगर आप थोड़े से ज्यादा बुद्धिमान हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो पूरी दूरी होगी वो r+a की होगी, और ये जो यहां से जो सेंटर की दूरी होगी वो क्या होगी, r-a की होगी, r-a की। इतनी बात किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं हो रही होगी मेरे हिसाब से सभी को प्रॉब्लम। तो मैं पहले तो टोटल जो है डाइपोल निकालूंगा कि कितना डाइपोल है। तो पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकल डाइपोल पहले पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, Q, और r+a और r-a, r+a और r-a दो डिस्टेंस है, तो दो दो बार डिस्टेंस आएगी, तो टोटल इसका होगा 2a। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल ड्यू टू क्या होगा, 2qa। इसका पहला पॉइंट याद रखना। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इधर लेके आ जाता हूं। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालूंगा ड्यू टू प्लस क्यू एट पी। अब देखो इधर, प्लस क्यू किधर है, ये रहा, और मैं पी की तरफ निकालूंगा, मतलब कि इधर की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है। अब मैं इसके बीच में निकालूंगा, और इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r² होता है। ठीक है ना, KQ/r² होता है, इतना मेरे हिसाब से सभी को पता है। अब यहां से डिस्टेंस कितनी है, तू बोलेगा कि भाई r-a है, यहां से लेके यहां तक की। ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है r-a। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पी कितनी होगी, तू बोलेगा कि KQ/r-a होगी भैया, उसका होल स्क्वायर ये होगी। आप बेशक आराम से ये लिख सकते हो, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, अब मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पी। अब मैं माइनस क्यू की तरफ चलूं, भाई माइनस क्यू, ये रहा माइनस क्यू, और ये क्या है, पी, इतनी है। तो माइनस क्यू से प्लस पी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r+a है, इतनी आपको दिक्कत नहीं होनी भी है। तो आप क्या ये लिख सकते हो, KQ/r+a का होल स्क्वायर, दूसरी टर्म। भैया यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक तो समझ में आ गया। तो इधर से ही ऊपर चलो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अपने को क्या बोलता है, कि जितना भी सम है वो नेट अगर निकालना है तो अपने उसको सम कर देंगे, मतलब F1 + F2। तो जितने भी फोर्स अपने लग रहे थे, अपन इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। मतलब कि एफ नेट या के क्यू नेट जो अपना निकलेगा, एफ नेट जो निकलेगा वो कितने, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना निकलेगा, KQ/r+a का होल स्क्वायर प्लस KQ/r-a का होल स्क्वायर। जबकि मैंने उल्टा लिख दिया, ये इधर आना चाहिए, ये इधर आना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि पहली और तू, अरे भाई जिसको भी समझ में नहीं आ रहा वो अभी मैं वापस एक बार समझा देता हूँ, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार वापस समझ लेना।
ठीक है ना। उसके बाद में बुद्धिमानी मत लगाना। अपन ने किया क्या, अपन ने किया क्या देखो, अपन ने ये किया कि अपन ने दो चार्जेस ले लिए, माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, ठीक है ना। दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस थी ए, ठीक है ना। दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस थी कितनी, ए थी। अब प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में फिर हमने बोला कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालो जो कि एक्सियल लाइन में हो, मतलब सीधी लाइन में हो। तो वो कैसे निकलेगा, आर प्लस ए, अपन ने जो प्लस पी की एक पॉइंट मान लिया, एक पॉइंट मान लिया पी पे, उसी सेम लाइन पे, और उसी सेम लाइन पे अपन ने देखा कि उसके बीच में जो प्लस क्यू और क्या नाम है पी के बीच में, जो माइनस क्यू और जो पी के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो तो थी आर। ये तो थी देखो आर, मैं गलत बोल रहा हूँ, प्लस क्यू और पी के बीच में जो डिस्टेंस थी वो आर थी। माइनस क्यू और प्लस पी के बीच में थी आर प्लस ए, और यहां से सेंटर की तरफ से लेके जो क्यू की तरफ जो डिस्टेंस थी वो थी आर माइनस ए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं है। फिर अपन ने निकाला इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पी, जो कि था के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, पहला पॉइंट। फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पी, तो क्या आया, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और इसकी ये अपनी दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरा, अपन ने क्या किया, इनको ऐड कर दिया, ये अपनी तीसरी इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा टाइम नहीं निकालूंगा, मैंने पहले ही लिख लिया है इसका आंसर। अगर आप सॉल्व करोगे तो के क्यू अपना कॉमन आ जाएगा, वन अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा अपना, मैंने लिख लिया है पहले ही, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपन इसे, आप लोग सॉल्व करना, पूरा प्रोसेस दिखाना मुझे क्या लिखा है, आपको पूरा सॉल्व करना है। 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आएगा इसका, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या आया, के क्यू अपॉन के क्यू इंटू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अपनी जो है इलेक्ट्रिकल जो ई नेट आएगा, ठीक है ना। अब इतना पता है, अपन ने जो पहला डाइपोल निकाला था वो कितना था, P इक्वल टू क्यू टू ए, ठीक है ना, P इक्वल टू क्यू टू ए, ठीक है ना, P इक्वल टू क्यू टू ए। तो यहाँ पे जो Q है, ठीक है ना, जो यहाँ पे जो Q है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P इक्वल टू क्यू टू ए। तो Q की जगह मैं लिख सकता हूँ P अपॉन टू ए, इतना लिख सकता हूं मैं। तो के की क्यू की जगह मैंने पी अपॉन टू ए लिखा इंटू 4ar, तो ये ए से ए कटा, और 4 से 2 कटा, तो कितना आया, 2kpr। ये यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अपना है जो है पहली वैल्यू आ गई, ये जो है अपनी पहली वैल्यू आ गई। अब मैंने ये पूछा कि जो स्मॉल स्पेरिकल शेल के लिए, मतलब कि ये जो ए है उसको नेग्लेक्ट कर दो, तो इसका आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड नेट इक्वल टू 2kp, ये तो अपना पहले ही था, अपॉन आर, तो आर की पावर 4, आर से आर कटा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड नेट अपना निकल के आ गया 2kp अपॉन आर क्यूब। भाई जल्दी से, जिस जिसको डेरिवेशन समझ में आ गई, जल्दी से दिल भेज दो, जल्दी से दिल भेज दो। और यहाँ पे ये वाला जो स्टेप अगर किसी को बोलना है कि भैया वो बता दो कि कैसे लिखेंगे थ्योरी में, तो फॉर आर ग्रेटर देन ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अपन नेगलेक्ट कर देंगे, ए को कर देंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। ये थी इसकी जो डेरिवेशन में, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, अपन ने इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पहले पॉइंट पी निकाली, जो कि अपना ये आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलती है, ये फॉर्मूला अपना होता है। फिर माइनस क्यू निकाली, ये अपना आया। दूसरा पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड नेट निकाला, तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये अपनी तीसरी इक्वेशन निकली। और इलेक्ट्रिकल फील्ड नेट निकाला तो अपना ये एक वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया, P इक्वल टू क्यू टू ए, ये अपना डाइपोल निकला था, सबसे पहली इक्वेशन थी ये। तो Q की जगह मैंने 2a डाल दिया, और Q की ये वैल्यू आई K, और फिर मैंने यहाँ पे से 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर मैंने R को A को नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने मान लिया कि रेडियस सबसे बड़ी है, तो मैंने क्या किया, आर स्क्वायर लिख दिया, जो कि ये वैल्यू आई इलेक्ट्रिकल फील्ड नेट 2kp अपॉन आर क्यूब, ये आंसर इसका आ गया। तो यहां तक आपकी सारी चीजें जो है समझ में आ गई होगी। अब जो अपन जो टॉपिक चालू करने वाले हैं ना, उसका नाम है भाई टॉर्क।
टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई मैंने, अब भैया बोलेंगे भैया मैं आपने ना ये जो एक डेरिवेशन छोड़ दी है, देखो वो मैंने डेरिवेशन इसलिए छोड़ी बिकॉज वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं आती है एग्जाम्स के अंदर। बट मैंने फिर भी जो है आपकी जो भी आप जब पीपीटी ये जो पीडीएफ लोगे तो उसके अंदर क्या है आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद में सबसे पहले अपन बात करते हैं अभी टॉर्क ऑन डाइपोल मूवमेंट, टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टॉर्क ऑन डाइपोल का क्या मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं भाई विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बालाघात। भाई देखो मेरी ऐसी ही है, विद्युत क्षेत्र में दीर्घुव, क्या बोलते हैं इसको, जितने भी लोग देख रहे हैं कृपया करके मजाक ना उड़ाएं और हंसे ना, ठीक है ना, द्विध्रुव पर बालाघात, ठीक है। इसको अब होता क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, जब भी टॉर्क की जो होता है ना, टॉर्क को होता क्या है, वो किसी भी इक्वल और अपोजिट फोर्स पे लगता है। मतलब कभी भी कोई है ना इक्वल, अगर एक फोर्स एक टाइप का जो चार्ज होगा या एक नेगेटिव चार्ज या एक पॉजिटिव चार्ज ऐसा जब चार्ज होगा ना, तब वो है ना वो लगता है, ठीक है ना। और ये जब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, जो जो अपना विद्युत क्षेत्र है या टॉर्क है, इसको अपन निकालते कैसे हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। किससे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। अब टॉर्क को अपन जो है ना इसका जो है ना फॉर्मूला, मतलब अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला ये होता है, टॉर्क इक्वल टू एफ मतलब पी इंटू ई, है ना, टॉर्क इंटू पी इंटू वी वेक्टर। बट इसको मैं डेराइव करवा देता हूँ जिससे कि आपको क्या है आसानी रहेगी। जैसे कि एक लाइन चार्ज है ये, ठीक है ना, एक लाइन चार्ज है और यहाँ से क्या है अपनी जो है इलेक्ट्रिकल वो जो फील्ड लाइंस है वो पास कर रही है, अपन जो इमेजिनरी लाइंस होती है अपन ने अभी भी पढ़ा था, ठीक है ना। एक यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ पे क्या है माइनस नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। और ये एक 2L की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है ना, 2L की डिस्टेंस से रखे हुए हैं और ये यहाँ पे एक टीटा बना रहे हैं। अगर मैं एक बात बोलूँ तो अगर ये टीटा है तो आप से में से जितने भी स्टूडेंट होंगे एक बात बोलेंगे कि भैया ये जो एंगल होगा या ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। इतना तो आप जानते ही होंगे, है ना, इतना तो बेवकूफ नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो टॉर्क निकालने का आप ये भी मैंने बताया कि फोर्स जो होता है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा होगा, फोर्स अपन ने पढ़ के आए हैं भाई, फोर्स इक्वल टू क्या होता है क्यू ई, अपन लिख सकते हैं, है ना, क्यू इक्वल टू जो है एफ अपॉन ई होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड के चार्ज की, तो अपन क्यू एफ इक्वल टू क्यू ई लिख सकते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू क्यू ई। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलोगे भैया 2L sin थीटा है, ठीक है ना। तो 2L sin थीटा तो इंटू 2L sin थीटा, ठीक है ना। तो टॉर्क इक्वल टू 2QEL sin थीटा, ये इसकी वैल्यू आई। बट भैया आपने तो अभी अभी बताया कि टॉर्क इक्वल टू पी होता है और आपने तो ये कुछ और ही लिख रहे हो, है ना। तो मैं एक बात बताओ, जब मैंने आपको जो है इलेक्ट्रिकल डाइपोल पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये बताया था कि P इक्वल टू अपन जब इलेक्ट्रिकल डाइपोल निकालते हैं तो सेम चार्ज और उसकी जो है दूरी निकालते हैं, तो P इक्वल टू क्यू इंटू 2L ये होता है। तो P इक्वल टू Q 2L है, ठीक है। तो क्या 2QL जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताओ, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता PE, ठीक है ना, PE sin थीटा। ये इसका फॉर्मूला डिराइव नहीं होगा, अरे भैया आपने तो अभी बोला कि आप टॉर्क इक्वल टू पी होता है, मतलब टॉर्क इक्वल टू पी होता है, बट आप तो टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा बता रहे हो। तो साइन थीटा इज वेरी, जब भी साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो वो हमेशा 1 देता है अपने को। तो टॉर्क जब की पी की बताई थी मैंने, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, आपने एक चीज देखी जैसे कि टॉर्क इधर क्या है 90 डिग्री का, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो टॉर्क इक्वल टू पी ही निकलेगा अपना। तो टॉर्क इक्वल टू जो है अपना पी, ये अपना आंसर आ गया है। और इस डेरिवेशन की इतनी वैल्यू इतनी बेसिस थी नहीं, बट फिर भी मैंने इसकी करवा दी, ठीक है ना। अब मैं एक टॉपिक को स्टार्ट करना चाहता हूँ, उससे पहले मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई। अब मेरे को एक बात बताओ, हमेशा एक चीज समझने की कोशिश करना, जब भी
ठीक है ना? जब भी अपन है ना इतना इतनी देर से अपन इतना पढ़ रहे हैं, है ना? आपने ये देखा कि जब 2 चार्जेस एक दूरी पे रख दिए जाएँगे, ठीक है ना? 2 चार्जेस इक्वल एंड अब आपने बोला कि उसपे क्या है इलेक्ट्रिकल जो फ़ील्ड है वो अप्लाई होगी। क्या होगी? अप्लाई होगी। ये बात आप सभी ने इतनी जान ली, ठीक है ना? अब इलेक्ट्रिकल फ़ील्ड जब अप्लाई होगी तो इसमें 1 या 2 पार्टिकल जो भी हैं वो मोशन में तो आएँगे ही। दो मोशन में तो आएँगे, इतना तो अपने को भी पता है। तो अपना जो टॉपिक है वो मोशन इन इलेक्ट्रिकल फील्ड है। मतलब कि जो हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति, ये अपना टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति, ये अपना टॉपिक है कि अगर 2 पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो भी चार्जेज़ हैं, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड उस पे अप्लाई होगी तो वो पार्टिकल एक-दूसरे से मूव भी होंगे, अट्रैक्ट भी होंगे, जो भी है। तो उसमें जो मोशन आएगा, ठीक है ना? उसे अपन क्या कहेंगे? मोशन इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है ना? तो इसको इसकी जो डेफिनेशन है वो भी यही सेम कहती है मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या कहता है भैया? मोशन इन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है जब भी आप किसी भी दो चार्जेस को किसी भी दूरी पे रख दोगे तो जब उस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई होगी तो वो जो चार्जेस हैं वो मोशन के अंदर आएंगे और उन मोशन के कारण जो पार्टिकल है उसकी कोई स्पीड होगी, कोई एक्सेलरेशन होगा, उसका कुछ होगा, ठीक है ना? ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब जो मैंने इतना बता दिया कि मोशन इन है, अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है ना? अगर है ना, अगर मैं ये बात बोलूं कि मैंने एक पार्टिकल है ना? एक पार्टिकल है, मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ वैसे, ठीक है ना? एक पार्टिकल है, मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे भेज दिया, यहाँ से यहाँ पे फेंका। तो यहाँ से यहाँ पे फेंकने पे इसकी क्या कुछ डिस्टेंस रही होगी? क्या कुछ इसका एक्सेलरेशन रहा होगा? ये सारी चीज़ें तो अपन ने पढ़ी है ना, मतलब अपन निकाल सकते हैं ना, क्योंकि अपन ने तो जो बेसिक जो इक्वेशंस हैं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ऐसी जो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जो इक्वेशन है ये अपन ने तो पढ़ी है भाई। अपन ने तो ये पढ़ी है, 9वीं क्लास में पढ़ के आए हैं भाई, 9वीं क्लास में पढ़ के आए हैं, ऐसे थोड़ी ना। तो मैं एक बात बताता हूँ कि जब ये मैंने एक पार्टिकल, देखो भाई ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग ऐसे ये है ना हर किसी का जो है वो होता है, मतलब कि नेगेटिव पॉइंट कहें या एक दुखती नस होती है भाई, डायग्राम नहीं बनते हमसे, है ना? मेरे से नहीं बनते, बाकियों से तो बन जाते होंगे। एक यहाँ से एक चार्ज है जिसको मैंने यहाँ पे छोड़ा, प्लस क्यू का एक चार्ज था जो मैंने इसको यहाँ पे जोड़ा, ठीक है ना? अब मैं अगर इसकी डॉटेड लाइन में बनाऊं तो ये जाना ऐसा चाहिए था पर गया ऐसे। तो एक यहाँ पे डिस्टेंस होगी जो कि होगी y, इतना तो पता है, ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, अगर मैं बात करूं कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक की जो ये क्या नाम है, क्या कुछ स्पीड रही होगी, तो वर्टिकल में जो मैं स्पीड रही होगी वो मैं निकाल लेता हूँ पहले। वर्टिकल की मैं स्पीड है वो निकाल लेता हूँ, ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ तो मेरे को एक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स, है ना? और फोर्स लग रहा है तो वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, जो क्यू फोर्स होगा ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल रहेगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्यू ई अपन ने पढ़ के आए हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम ए वाई होता है और क्यू ई इक्वल होता है, तो ए वाई की वैल्यू मेरे मतलब एक्सेलरेशन जो वाई डायरेक्शन में है वो अपने को निकल गया। अपन ने एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, इतना तो समझ में आ गया होगा कि देखो फोर्स जो है वो तो अपना क्यू ई होता है, ठीक है ना? फोर्स जो है तो वो तो अपना क्यू ई की वो जो अपन पढ़ के आ चुके हैं, बट फोर्स का एक अपना जो फॉर्मूला होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है। तो एक्सेलरेशन इन द वाई की टर्म्स में अपन ने निकाल लिया क्यू ई होता है, ठीक है, ठीक है। वी एक्स इक्वल टू वी वाई प्लस 80, ठीक है ना? अब अगर वो एक्स की डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्स की डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन तो नहीं निकलेगा, एक्सेलरेशन 0 होता है। अपन ने अपने जो है 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो वी एक्स इक्वल टू क्या हो गई, एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, वी एक्स इक्वल टू वी वाई, ये दूसरी वैल्यू आ गई अपनी, इतनी वैल्यू समझ में आ गई होगी आपके हिसाब से। अब भैया हम हमें आप बता दो कि डिस्टेंस कैसे निकाले। डिस्टेंस अपन ये पढ़ के आए हैं कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है ना? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एस इक्वल टू तो यू टी तो इनिशियल तो वैल्यू 0 है, हाफ ए टी की वैल्यू क्या होगी? ए टी एक्सेलरेशन अपन पढ़ के आए हैं, अभी अभी निकाला है, क्यू ई अपॉन एम का होल स्क्वायर, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी का होल स्क्वायर, अपॉन टी का होल इंटू टी का होल स्क्वायर, ठीक है?
एस इक्वल टू हाफ क्यू ई एम इंटू टी का होल स्क्वायर। तो एस की अपनी जो डिस्टेंस होगी वो जो कि एक्स डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन जो कि डाउनवर्ड्स में होगी, वो होगी हाफ क्यू ई एम इंटू टी स्क्वायर। ये जो वैल्यूज हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको एग्जाम्स में ऐसे रटी होनी चाहिए, बट आपको मैं क्या निकालने का तरीका भी बता रहा हूँ कि अगर एक्स डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है तो क्या होगा, ठीक है ना, ये अगर ऐसे मूव कर रहा है तो क्या करेगा, सारी चीजें आपको मैंने बता दी। ठीक है, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अपन ने देख लिया कि अगर वो कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें जो मोशन वगैरह लगेगा, वो सारी चीजें आपने देख ली। अब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं भाई, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स, है ना। अब एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन होता है जैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक जो लाइंस होती हैं किसी भी एक सरफेस से पास हो रही है, ठीक है ना, उसे अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं ये ऐसे ऐसे से एक क्षेत्र बना लूं, ठीक है ना, और यहां से मैं है इनफाइनाइट जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो पास हो रही है, ठीक है ना, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी जगह से पास हो रही होती हैं उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो उससे जो अपन बोलेंगे उसे बोलेंगे अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। उसको डिफाइन कर देते हैं भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन होता है, डिफाइंड होता है कैसे? होता है नंबर ऑफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको जो है निकालने का एक फॉर्मूला जो अपने को दिया जाता है वो होता है E इक्वल टू ई डॉट डी ए होता है, बट ये इसको लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। अब इसको कैसे देखा जाता है वो भी दिखाता हूँ अभी, ठीक है ना, ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना। अब मेरे को जो इसका जो वो जीता जाता वो जो वैल्यू होती है ना, जो अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसको इतना पता होगा, इसका जो वैल्यू होती है ना वो ऐसे निकाली जाती है ई डॉट डी ए के फॉर्म में, ठीक है ना। ये क्या है? जब भी कोई अपने को किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई भी फ्लक्स निकालना हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया से निकालना हो, अच्छा, जिससे निकालना हो, मेरी क्या है तबीयत खराब थी और लास्ट 2 दिन से मतलब एक दिन मैंने गैप लिया था। आज आपको थोड़ा सा आसार दिख रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ी सी मेरी एनर्जी कम लग रही है आज, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा लेक्चर में क्या है डिले हो रखा था, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं बुखार था आज, चलो ठीक है, मैं बोला कोशिश करते हैं आज थोड़ा सा लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। हाँ, बस यही है कि यार मैं ये बोलना इसलिए नहीं चाहता कि मेरी वैसे मैं ये नहीं बताना चाहता मेरी सिचुएशन बहुत वैसी चीजें अभी भी बहुत चल रही हैं, बट मैं ये चीजें इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपसे संपत्ति लूं। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान आपके लिए तब भी मेहनत किया जा रहा है, मतलब मैं जब भी तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरी बुखार मेरी कंडीशन ऐसी है, बट फिर भी मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इस बार कुछ ऐसा रिजल्ट निकले जिससे कि भाई लगे कि हाँ भाई अपनी मेहनत कहीं रंग लाई है। मैं ये बस इतना ही चाहता हूँ कि जितने लोग रिवीजन सीरीज को लेक्चर लेते हैं, ठीक है ना, जितने लोग भी किसी भी रिवीजन सीरीज का लेक्चर लेते हैं, तो मेक श्योर आप है ना अपनी जान लगाओ। चाहे मैं मेरे से जितने भी रूटने की दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं, बट आप है ना उस सब्जेक्ट से मत रूठो, कोशिश करते रहो, कभी हार मत मानो बस, कि नहीं ऐसे नफरत ही हो जाए किसी सब्जेक्ट से। कई लोग मेरे को कमेंट्स में मिलते हैं कि भैया सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आ रहा, अब सब्जेक्ट छोड़ देते हैं हम। भाई सब्जेक्ट छोड़ने से कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना उस चीज का, कि मतलब सब्जेक्ट छोड़ के चले गए, नहीं भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, 12th क्लास है अभी तो पढ़ना तो पड़ेगा। और अब सब्जेक्ट छोड़ने का अब क्या विचार आ रहा है? ऐसे विचार लाने ही गलत बात होती है। तो देखो भाई, इससे क्या है, मैंने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया एक क्रॉस सेक्शनल एग्जांपल लिया है मैंने, कि इसको जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ से मुझे क्या है फ्लक्स निकाल के दो। क्या निकाल के दो? फ्लक्स निकाल के दो, ठीक है ना। तो फ्लक्स मुझे इतना पता है ई ए कॉस थीटा होता है, उसके अलावा तो मेरे को कुछ देखना नहीं। अब मुझे बस थीटा देखना है जो एंगल होता है। तो अब ये वैल्यू कैसे जा रही है? ऐसे लाइन जा रही है, ऐसे
ऐसे जा रही है, ठीक है ना? तो ऐसे अगर वैल्यूज जा रही है तो इसका जो फॉर्मूला क्या होगा, ये कॉस थीटा 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो एंगल कैसे ऐसे जा रहा है, लाइंस ऐसे जा रही है और एंगल भी किधर है, ऐसे लेटा हुआ है, तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का ही बनेगा। तो ये क्या होगा, कॉस 0, ये क्या होगा, ये हो जाएगा, फ्लक्स जो है अपना यही निकलेगा। इतना तो अपने को पता है। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, ठीक है ना? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि आपको सारी चीजें और समझ में आ जाएंगी। जैसे कि एक ऐसे ओवन है, जैसे ये कुछ भी है, यहाँ से क्या है, जो लाइंस है पास आउट हो रही है। अब भैया बोलेंगे भैया इसमें तो 90 डिग्री का एंगल है, इसमें तो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना? बट इसमें भी क्या है, जो है लाइंस देखो सीधी जा रही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और लाइंस है सीधी जा रही है। परपेंडिकुलर एंगल का ऐसे बनता, दोनों में ऐसे बनता, अगर मैं ऐसे बोल के ऐसे निकलता, अगर परपेंडिकुलर एंगल की मैं बात करता ना, तो मैं ऐसे बात करता कि ऐसे, और ये जो वैल्यू होनी है ऐसे, और यहां से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लाइन पास कर रही होती है ना, तो 90 डिग्री का एंगल बनता। तो यहाँ पे भी क्या है, 0 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मेरे हिसाब से अभी सारी चीजों को मैं इस चीज को ये बताना चाहता था कि जो 0 डिग्री और 90 डिग्री में है, बच्चे बहुत से ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें भी 0 डिग्री, इसमें भी ऐसे, इसमें यहाँ अगर लाइंस ऐसे जा रही होती है ना, तब तो वो बोलते हैं हाँ हाँ 0 डिग्री का है, बट अगर लाइन ऐसे जा रही होती है ना, तब भी वो बोलते हैं हाँ 90 डिग्री का है, जो कि गलत है। जब आपको क्या है, शेप पे डिपेंडेंट होता है। बट अब है ना, कुछ कभी कभी जो मास्टर्स होते हैं ना, वो ऐसे नहीं करते। वो आजकल के जो जेई, अब जेई वाले जितने बच्चे हैं ना, वो थोड़े से एक बार अटेंटिव हो जाना, बिकॉज जेई में ऐसी चीजें पूछी जाती है, बिकॉज जेई के जितने भी स्टूडेंट मेरे को देख रहे हैं, कई कई देखते रहते हैं, मुझे पता है। हाँ, ठीक है ना? जेई वाले जितने स्टूडेंट है वो एक बार और बोर्ड वाले, बोर्ड पर प्लस जेई, इसको रिमाइंड कर लेना। जब फ्लक्स थ्रो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट से अगर मेरे को फ्लक्स निकालना होगा ना, फ्लक्स थ्रो एनी एलिमेंट, एलिमेंट तो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अगर मेरे को एक ऐसे रैंडम कोई वैल्यू दे दी और मेरे को, अब मेरे को जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे ही पास करेंगी, ठीक है ना? कुछ मेरे आर पार पार कर रही होंगी, मुझे नहीं पता, मैं देख नहीं पा रहा। अब मुझे ऐसे पूछा कि इसके जो थ्रो है ना, यहाँ से क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, तो मैं क्या करूंगा, ये देखो, ये मैंने कहा क्या, मान ले ये एक डीए नाम का एक होगा कोई एलिमेंट, ठीक है ना? तो डी, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जो करेंगे क्या, ई डॉट डीए करेंगे। अब ई डॉट डीए क्यों करेंगे भैया, तो डीए नाम का एक सरफेस एरिया है, तभी तो करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है? और उससे क्या है, फ्लक्स, ये क्या निकलेगा अपना, फ्लक्स थ्रो होल एरिया, ठीक है? फ्लक्स थ्रो होल एरिया। मैं क्या है, थोड़ी सी तुम्हें तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भैया आप थोड़े से इसे स्पीड में क्यों लेके जा रहे हो। मैं क्या है, मैं चाहता हूं कि आप सारी चीजें है ना, ये बताने का यही तरीका है कि अगर आप, मैं चाहूँ तो मैं एक लेक्चर को 4 घंटे लेके चल सकूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि ये लेक्चर ऐसे 8 घंटे तक मैं बस एक ही बता रहा हूँ, देखो बेटा ये जो लेक्चर इसमें ऐसे ये होता है, इसमें ऐसे ऊपर हो गया, ये देखो 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, देखो इससे क्या है ऐसे होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं, अगर मैं खुद 2x पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका जो है ना टाइम वेस्ट हो। बोर्ड का ये जो टाइम है ना, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। मैं जुकाम में बुखार में जो भी है, मैं अपनी जान इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि आपका जो लेक्चर है ना, वो 1 डेढ़ घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाए। और ये लेक्चर भी आप देखना, 1 डेढ़ घंटे के अंदर, अगर मैं देखूं अभी तक कितना हो रखा है, 50 मिनट प्लस 1 घंटा 10 मिनट तो अभी हो रखा है, मुझे पता है, ठीक है ना? 1 घंटे 10 मिनट के आसपास का भी लेक्चर हो गया होगा। बट मैं ये जानबूझ के ये कर रहा हूँ कि 1 घंटे 30 मिनट के अंदर आपकी पूरी जो इलेक्ट्रोसिटी की सारी कहानी है, सारी डेरिवेशन है, सब कुछ आपको क्या है, सारी चीजें समझ में आ जाए। बिकॉज नहीं चाहता कि यार भाई बेफालतू आपका टाइम वेस्ट हो। मैं क्यों चाहूंगा? मेरे को तो सबसे ज्यादा खुशी होगी कि जब, हाँ भाई भैया आपने है ना जल्दी से बता दिया, ताकि है ना अब मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। बस यही तो सुनना है भाई, यही तो सुनना है, और क्या है। मेरी तो अचीवमेंट यही है कि भैया देखो जल्दी से रिवाइज भी हो गया। रिवीजन सीरीज का मतलब ही ये है, रिवाइज हो जाए जल्दी से, ठीक है? गॉस लॉ, गॉस लॉ के पढ़ेंगे, और इसको भाई हिंदी में भी वही बोलते हैं, गॉस लॉ, गॉस के नियम। अब यहाँ तक अपन ने सारी चीजें देख ली। अब एक मेरी बात समझना थोड़ी सी, ठीक है ना? अगर एक बात समझना थोड़े से, है ना, मैं आपको जो है गॉसियन सरफेस भी बताऊंगा, गॉस लॉ के बारे में। अब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है ना, जो अपन ने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब
कोई चीज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ ये कहता है कि जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज्ड एनक्लोज सरफेस से जो पास होगा ना, वो होगा उसका 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। अब इसको हिंदी में मैं लिख देता हूं ताकि आपको सारी चीजें रामायण जो है सारी समझ में आ जाए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास्ड थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास्ड थ्रू any closed surface, any closed surface will be equal to 1/epsilon times the charge called गॉस लॉ। ठीक है? इसका कहने का क्या मतलब है? देखो भाई, इसकी स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसकी जो स्टेटमेंट है और उसके बाद में इसका डेरिवेशन है वो भी बताएंगे। इसकी जो स्टेटमेंट क्या कहती है, जो क्यू जो ई डॉट डी एस है वो क्या होगा, क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू, ये इसकी जो है टर्म्स होती है। अब इसका डेरिवेशन सुन लो भाई, डेरिवेशन डेरिवेशन चिल्लाते रहते हो, डेरिवेशन सुन लो, डेरिवेशन सुन लो। अब मैंने कहा कि ये एक ये एक कुछ भी क्लोज सरफेस है, मुझे इससे क्या है, इसका जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के दो। जब भी जब भी आपको कोई भी कभी भी छोटे एरिया से क्रॉस फ्लक्स निकालने को कहे हमेशा गॉसियन सरफेस बनाओ। अब ये बोल दिया भैया गॉसियन सरफेस क्या होती है, देखो अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे को एक इसने ऐसे इतना डायग्राम बोला तो मैं गॉसियन सरफेस क्या बनाऊंगा, एक सर्कल। ये एक सर्कल का है तो एक छोटा सा पार्ट है, सर्कल का है तो छोटा सा पार्ट है, तो मैं इसका क्या करूंगा, इसको क्या है, मैं एक सर्कल का एक पार्ट मान लूंगा और ये इसकी क्या हो, गॉसियन सरफेस। अरे भैया ऐसे ये छोटी चीज है, अगर मैं इसकी अगर एक लाइन की एक छोटी सी लाइन होगी ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल मान लूंगा। ठीक है ना? एनसीईआरटी के अंदर पढ़ना, तब तेरे को तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा जो सिलेंड्रिकल सरफेस है। ठीक है ना? और अगर मेरे को छोटा सा एक क्या नाम है, एक मेरे को वैसे चाहिए हो सिलेंड्रिकल की, तो मैं उसको लाइन चार्ट चार्ट मान के चलूंगा। ऐसे क्या है, गॉसियन सरफेस इन्हें कहते हैं। ठीक है ना? तो मुझे इससे कहा कि इसकी जो है ना वो डेरिवेशन, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको क्या कहा, एक गोला मान लिया, एक गोला मान लिया, मान के चलना है गोला एकदम सीधा है। ठीक है ना? और ये क्या है, क्यू डिस्टेंस से इसका एक चार्ज इसके बीच में रखा है और आर इसकी डिस्टेंस है। ठीक है ना? और यहाँ से एक फ्लक्स निकल रहा है जो ई है। ठीक है ना? डी ए वेक्टर इसका हो जाएगा। ठीक है? अब इसका जो डेरिवेशन क्या करता है भाई, ये देख लो भाई। ठीक है ना? इसका डेरिवेशन मैं आपको, ये रहा पन्ना, खाली पन्ना, खाली पन्ने में ये कहता है फ्लक्स जो कि पास करेगा, पासिंग थ्रू एनी एलिमेंट, तो डी क्या होगा, ई डॉट डी है, ई डॉट डी है। ठीक है ना? और यहां से आपने देखा कि फ्लक्स भी इधर पास कर रहा है, देखो फ्लक्स ये रहा, मतलब जो ये अपनी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है वो इधर की पास कर रही है, तो एंगल कितने का बना रहा है, मैंने अभी भी बताया भाई 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो डी ई डॉट डी ए कॉस थीटा, एंगल बनेगा 0 का, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। इसका पहली इक्वेशन ये रही अपनी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मैंने बोला कि भैया पूरी गॉसियन सरफेस है, पूरी गॉसियन सरफेस का निकाल के दो ना। ऐसे थोड़ा ना कि आप दाल बाटी चूरमा खा के 10 रुपए का बान लिखवा के निकल जाओगे, नहीं भाई, नहीं निकलेंगे भाई, पूरा बान वान दे के चलेंगे। तो नाउ फॉर कंप्लीट गॉसियन सरफेस अपन देखते हैं, सरफेस देखेंगे पूरी गॉसियन सरफेस में क्या होगा, जो डीई है, जो फ्लक्स है वो कैसे निकलेगा, ई डॉट डी होगा। ठीक है ना?
तो बट अपन ने क्या किया, अब मेरे को क्या है, पूरी गॉसियन सरफेस का निकालना है। तो अभी अभी मैंने बता के निकला था, जब भी अपन को पूरा का निकलेगा तो अपने को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट। तो अपने को ये तो पता है कि इसका इंटीग्रेट में यही निकालेंगे, फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई डी। और इसका जो है अपने को भी पता है ई डॉट डी ए होता है। और इतना भी मेरे को भी पता है, जो ई होगा, जो डी ए होगा, मतलब जो डी ए होगा, सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की अपन अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। और ये जो वैल्यू आएगी वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी, क्योंकि डीए का जो इसका जो ये जो होगा वो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है डीए का। इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ए क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, कट 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 क्या, तो डी अपना ये हो जाएगा। और अपन अगर इसको पूरा कंबाइंडली लिखें तो कंबाइंडली इसका ये वैल्यू आएगी, जो होगी डी ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू एन कॉल एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अपन ने देखो पहले एप्सिलॉन ई डॉट डी ए निकाल लिया, जो कि एक छोटे से उसके गॉसियन सरफेस की थी। अब मेरे को क्या है, गॉसियन सरफेस की इसलिए निकालनी थी क्योंकि इससे एनक्लोज मेरे को पता चलेगा, ठीक है ना। और अब अपने पास तीन ऐसी डेरिवेशंस आती हैं जो अपने को इम्पोर्टेंटली भाई एक तो तरीके से रटी लेनी चाहिए, ठीक है ना। एक ही तरह से अपने क्या करती है, रटी लेनी चाहिए, बिकॉज ये क्या है, अपनी जो हर चीज इसी से रिलेट होगी। और अपनी पहली तो जैसे कि अपन मैं देख पा रहा हूँ गॉस लॉ के अंदर, एक तो अपन ने लाइन चार्ज के अंदर देखेंगे, दूसरी अपन देखेंगे किसमें, अपन ने गॉस लॉ का देख लिया, लाइन चार्ज में देखेंगे, दूसरा चार्ज शीट में देखेंगे, तीसरा जो है स्पेरिकल शेल में देखेगा। तो पहली बात जो होगी लाइन चार्ज में। लाइन चार्ज में क्या है, मैं डायग्राम देखो उठाया भाई, कहीं से तो उठाया, आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, अगर नहीं जानते तो देखो भाई, बेवकूफ हो तुम, है ना। इसमें देख बेवकूफ हो तुम, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि मतलब मैंने कहाँ से चीजें उठाई है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसमें जो है ना नेट, अपने को इतना पता है गॉस लॉ एक, अरे हाँ मैं एक चीज बताना भूल गया, जो गॉस लॉ होगा ना वो सारे सारे के सारे एनक्लोज फिगर, जो ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी बी, अगर चार पांच जो एनक्लोज फिगर्स हैं उनका जो सम होगा ना वो क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, इतना याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है, अगर आपने मैंने ये ले लिया, जो एक चार्ट शीट ले लिया, अब मेरे को क्या किया है, यहाँ पे देखो ये एक लाइन चार्ट से कितना मुझे वो निकल रहा है वो पूछना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये क्या किया मैंने, एक इसकी गॉसियन सरफेस बनाई, गॉसियन सरफेस बनाई, ठीक है। गॉसियन सरफेस निकाली, और उसके बाद में मैंने क्या किया, इसका जो है जितने भी एलिमेंट्स थे, जैसे ये एक एलिमेंट, ये दूसरा तीसरा एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, यहाँ पे मैंने क्या किया, नेट नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड मैंने निकाल लिया, जो कि क्या होगा, ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी बी प्लस ई डॉट डी सी इक्वल टू क्यू एन कोस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में लिख देना, ठीक है ना। और अपने को इतना पता है कि अभी भी पढ़ के आए हैं, गॉस लॉ का क्या स्टेटमेंट होता है, ई डॉट डी ए जो होता है, ई डॉट जो डी ए होता है वो क्या होता है, क्यू एनक्लोज एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। क्यू एनक्लोज एप्सिलॉन नॉट होता है, और फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, सारे के सारे जो वैल्यूज हैं उनको क्या है, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे अपन, इनको ऐड कर देंगे। आया। इसका क्या होगा, क्यू एनक्लोज एप्सिलॉन नॉट होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना तो जल्दी से बता दो भाई। अभी तक अपन ने देखो कितना किया, कि जितने भी है ना ये वैल्यूज थी, सारी की सारी वैल्यूज को माना, और चार्ट शीट के मतलब जितने भी सिलेंड्रिकल के अंदर भी थी, लाइन चार्ट से कितना कुछ पार्स हो सकता था वो अपन ने देखा। तो एक तो अपना ये आया, देखो भाई, एक तो अपना क्या था, आ गया 0 डिग्री आ गया, एक यहाँ पे भी क्या आ गया 0 डिग्री आ गया, एक यहाँ पे क्या आ गया 90 डिग्री आ गया, ठीक है ना। और लैम्डा इक्वल टू क्यू एल है भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इतना याद रखना, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में क्या होगा, ये अपना जो है एक ही आएगा, ई ए इक्वल टू क्यू एन क्या होगा, चार्ज इंक्लूड अपना निकाल लेंगे,
ठीक है ना? क्यू एनक्लोज किसको लिख सकते हैं? पाई एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको एरिया को क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कितना होता है बताओ? 2 पाई आर एल होता है, और लैम्डा एल होता है अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से ये जो दो वैल्यूज हैं ये कट जाएंगी, और ई इक्वल टू 2 पाई आर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अपने को एक चीज पता चली, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना? उसके बाद में जो है अपन ने ये देख लिया। अब जो है दो चार्ट शीट वाले हैं उसके मैंने जो है डेरिवेशन लिख दिए, और अब जो है आप इस चीज से जो पीडीएफ में देख सकते हैं। लेक्चर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है इसलिए मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा, काहे कि हम नहीं चाहते कि 1 घंटा 30 मिनट से ऊपर जाए। जो दो सेम इसी तरीके से मैंने क्या किया है, दोनों को जो डेरिवेशंस है उनको मैंने क्या है लिख लिया है, ताकि क्या है आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना? सो आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा, और सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मेक श्योर अगर आप नए हैं इस चैनल पे, सॉरी, नए हैं इस लेक्चर पे, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और अगर एट द एंड तक देखा है तो लाल वाला दिल भेज के जाना। ठीक है? और इस बार ट्राई किया है कि भाई हिंदी मीडियम वालों को भी साथ लेके चलना, बट बहुत डिफिकल्ट होता है भाई हिंदी मीडियम के जो टॉपिक्स वगैरह होते हैं साथ साथ लिखने में। बस मुझे मुझे पता है भाई, मैंने इतनी मेहनत की है, बट कोई बात नहीं। इस बार थोड़ा-सा थोड़ी-सी क्या तबीयत खराब थी इसलिए लेक्चर थोड़ा-सा लेट वगैरह रहा, बट अभी भी थोड़ी-सी मुझे ऐसा कमी सी लगी मुझे भी इस लेक्चर के अंदर, थोड़ी-सी, क्योंकि तबीयत खराब है। बट कोई बात नहीं, वी विल ट्राई कि अब अपना जो अगला लेक्चर है वो और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ है। ठीक है? अगर नए हो इस सीरीज़ पे तो मेक श्योर चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय-बाय, और अब अपनी प्रिपरेशन को 2x कर दो। बाय-बाय।